नमस्कार। पिछली क्लास में हमने राजस्थान का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश या भौतिक वर्गीकरण। ये ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। कम से कम 3 प्रश्न आते हैं इससे संबंधित, और आज हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हम पढ़ रहे हैं इससे बाहर आपको कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, या हम कहें भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान को भौतिक भागों में बांटने का प्रयास किसने किया? तो सबसे पहले भौतिक भागों में बांटने का प्रयास किया डॉक्टर वीसी मिश्रा ने। डॉक्टर वीसी मिश्रा ने 1967 में राजस्थान को 7 भौगोलिक भागों में बांटा। कितने? 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। कितने में किया भाई? 7 भौगोलिक भागों में विभाजित किया। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। इसमें इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक भागों में विभाजित किया। ये 7 भौगोलिक भाग कौन कौन से हैं हम देखते हैं। ये जो 7 भौगोलिक भाग है, इसमें पहला भाग है वो है नहरी प्रदेश। नहरी प्रदेश हम जानते हैं इसमें कौन सा शामिल है? इसमें आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ शामिल है। गंगानगर और हनुमानगढ़ भाग शामिल है। ऐसे अगर हम बात करें, दूसरा जो भाग है वो है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, मैप को देख के आपको लग रहा होगा इसमें बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर शामिल है। ऐसे ही हम बात करें इसमें अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि शेखावाटी वाला भाग, नागौर वाला भाग, जोधपुर, जालोर, पाली वाला भाग इसके अंतर्गत शामिल है। ऐसे हम बात करें तो जो चौथा हमारा भाग है वो है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश। और पांचवा जो हमारा भाग है वो है पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। ये जो भाग है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। इसके अंतर्गत हम देखें तो मैप में आप देखोगे कि इसके अंतर्गत देखो जयपुर है, अलवर है, दौसा, भरतपुर वाला एरिया इसमें शामिल किया गया है। और हम जानते हैं कि जयपुर, अलवर ये जो भाग है एक तो मैदानी भाग है और साथ के साथ यहाँ औद्योगिक क्षेत्र का अच्छा विकास हुआ है। यहाँ हम जानते हैं जयपुर राजधानी क्षेत्र है। ऐसे ही हमारे पास में जयपुर अलवर के पास में ही है एनसीआर। तो यहाँ उत्पादन और भोक्ता दोनों के लिए जो है अनुकूल स्थितियाँ हैं। तो ये जो भाग है ये कौन सा हमारा? पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद में कौन सा भाग है? उसके बाद में दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। इसमें हम क्या शामिल करते हैं? तो इसमें वीसी मिश्रा जी ने शामिल किया है आपके बनास बेसिन को, माही बेसिन को, ठीक है। और जो 7वां जो भाग है वो हो उन्होंने चंबल व बीहड़ प्रदेश क्या शामिल किया है? चंबल व बीहड़ प्रदेश इसमें शामिल किया है। तो ये हम देखते हैं, हम सामान्यतः यहाँ पर पढ़ते हैं दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र, वहाँ इन्होंने चंबल व बीहड़ प्रदेश को शामिल किया, ठीक है। तो ये 7 प्रदेश हैं जिसमें इन्होंने विभाजित किया। इसके पश्चात किसने प्रयास किया? इसके पश्चात अगर हम बात करें तो इसके पश्चात प्रयास किया डॉक्टर रामलोचन सिंह। किसने प्रयास किया भाई? रामलोचन सिंह, आरएल सिंह। आरएल सिंह ने जो है प्रयास किया। इनकी जो पुस्तक है वो है इंडिया अ रीजनल ज्योग्राफी। इंडिया अ रीजनल ज्योग्राफी, ये इनकी पुस्तक है। और ये पुस्तक कब आई भाई? ये 1971 में। तो इन्होंने कब विभाजन किया भाई? 1971 में राजस्थान को इन्होंने क्या किया? राजस्थान को 2 मुख्य, 4 मध्यम और 13 गौण भागों में विभाजित किया। 2 मुख्य, 4 मध्यम और 13 गौण भागों में विभाजित किया। किसने किया? आरएल
सिंह। इसके साथ ही हम देखते हैं और किसने प्रयास किया। इसके बाद प्रयास करते हैं वो देखते हैं, वो है अपने हरिमोहन सक्सेना। हरिमोहन सक्सेना, और इनकी हम जानते हैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से पुस्तक भी आती है राजस्थान भूगोल के नाम से, ऑथेंटिक पुस्तक है वो। तो हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। कितने में बांटा भाई? 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। और हम सामान्य तौर में यही जो भाग है हम पढ़ते हैं हमेशा, इन्हीं 4 भागों को हम पढ़ते हैं। और ये 4 भाग कौन से हैं? ये 4 भाग है हमारे जो मैप पे दिखाई दे रहे हैं, वो है हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। कौन कौन से हैं भाई? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा हमारे पास है अरावली प्रदेश, या हम कहें मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में तीसरा कौन सा है? पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। और जो चौथा भाग है वो है हमारा दक्षिण पूर्व पठार, या हम कहें दक्षिण पूर्व पठार, या हम कहें हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। इन 4 भागों में हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को विभाजित किया। आज हम इन्हीं 4 भागों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा, अच्छा इन सब 4 पार्टों को एक एक करने से पढ़ने, हम जरा इनके बारे में एक थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। हम देखते हैं इनके बारे में एक एक। सबसे पहले बात करते हैं कि इन प्रदेशों की उत्पत्ति कब हुई, उत्पत्ति कब हुई। तो अगर हम बात करें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, तो इसकी उत्पत्ति हुई है प्लीस्टोसीन काल में। कौन से काल में हुई है? प्लीस्टोसीन काल में। ऐसे अगर हम बात करें अरावली का, तो सबको पता है कि अरावली का निर्माण या उत्पत्ति कब हुई है? वो हुई है प्री कैम्ब्रियन काल में। कब हुई है भाई? प्री कैम्ब्रियन काल में। ऐसे अगर पूर्वी मैदान की बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति कब हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है प्लीस्टोसीन काल में। और अगर हम पूछें दक्षिण पूर्व पठार, इसकी उत्पत्ति कब हुई या इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ क्रिटेशियस काल में। कौन से काल में हुआ? क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ। ऐसे यदि हम पूछा जाए तो ये किसका भाग है भाई? किसका भाग है? तो हम देखते हैं कि जो पश्चिमी मरुस्थल है वो टेथिस महासागर का अवशेष है। किसका भाग है भाई? टेथिस महासागर का अवशेष है। अगर हम अरावली की बात करें तो ये किसका भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। हम गोंडवाना लैंड कह सकते हैं, या प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। अगर हम बात करें पूर्वी मैदान किसका भाग है, तो ये गंगा यमुना मैदान का हिस्सा है। किसका है भाई? गंगा यमुना मैदान का भाग है। और अगर पूछा जाए कि दक्षिण पूर्व पठार किसका भाग है, तो ये जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। आई बात समझे? ठीक है। ऐसे यदि हम देखें तो इनकी अगर हम बात करें कि इनका क्षेत्रफल कितना है, तो हम जानते हैं जो पश्चिमी मरुस्थल है ये राजस्थान के लगभग 61.1% भाग पर फैला हुआ है। अगर हम बात करें अरावली की, तो अरावली लगभग 9% भाग पर फैली हुई है। ऐसे हम बात करें पूर्वी मैदान की, तो पूर्वी मैदान लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। और अगर हम बात करें पूर्व दक्षिण पूर्व पठार का, तो 6.87 कहें या हम कहें 7% भाग पर क्या फैला हुआ है? वो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? पश्चिम मरुस्थल का। दूसरे नंबर पर पूर्वी मैदान, तीसरे नंबर अरावली, और सबसे छोटा भौतिक भाग कौन सा है? वो है आपका दक्षिण पूर्वी पठार। ऐसे यदि हम बात करें यहाँ जनसंख्या के संदर्भ में, तो यदि हम जनसंख्या के संदर्भ में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिम मरुस्थल के पास है, तो सर्वाधिक जनसंख्या भी यही निवास करती। अरावली के पास 9% है, तो हम बात करें यहाँ 10% जनसंख्या यहाँ रहती है। अगर हम बात करें पूर्वी मैदान की, तो यहाँ लगभग 39% जनसंख्या जो यहाँ रहती है। और ऐसे ही हम देखें दक्षिण पूर्वी पठार की, तो दक्षिण पूर्वी पठार यहाँ लगभग 11% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। अगर हम देखें सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो पश्चिम मरुस्थल के पास। अगर हम कहें न्यूनतम अपने जनसंख्या कहाँ है, तो वो है आपके अरावली वाले भाग में। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो वो पूर्वी मैदान में आ जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो वो आपका आ जाएगा किसमें? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ऐसे यदि हम बात करें तो यहाँ किस प्रकार की मृदा पाई जाती है,
किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हम जानते हैं यहाँ रेतीली मृदा पाई जाती है। किस प्रकार की पाई जाती है? रेतीली मृदा। अरावली की बात करें तो यहाँ पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कैसी पाई जाती है भाई? पर्वतीय, या हम कहें यहाँ वनीय मृदा भी पाई जाती है। ऐसे ही बात करें पूर्वी मैदान, तो हम जानते हैं यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मैदान नदियों द्वारा निर्मित, तो ये कैसी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और अगर बात करें दक्षिण पूर्वी पठार का, तो यहाँ हमें काली मृदा देखने को मिलती है, काली मिट्टी जो है वो देखने को मिलती है। ऐसे ही बात करें, अगर हम मोटे तौर पर इसके जलवायु की बात करें कि इन क्षेत्रों में औसत जलवायु कैसी रहती है, तो हम जानते हैं कि पश्चिमी मरुस्थल ये एक शुष्क प्रदेश है, तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे आगे, शुष्क एवं अर्धशुष्क में। तो यहाँ कैसी जलवायु पाई जाती है? यहाँ शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। रही बात अरावली की, तो अरावली में उपाद्र जलवायु पाई जाती है, उपाद्र जलवायु। पूर्वी मैदान की बात करें तो यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और अगर हम बात करें दक्षिण पूर्व पठार की, तो यहाँ अति आर्द्र जलवायु हमें देखने को मिलती है, अति आर्द्र जलवायु हमें देखने को मिलती है। ऐसा यदि आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के क्रम से सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, अगर हम बात करें उत्पत्ति के क्रम से, उत्पत्ति के क्रम से, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होगी। तो हम जानते हैं कि सबसे पुरानी भौतिक जो हमारा भाग है वो कौन सा है? वो है अरावली। तो सबसे पुराना भाग अरावली, तो सबसे पहले निर्माण किसका? अरावली का। अरावली के बाद किसका निर्माण हुआ? तो अरावली के बाद निर्माण हुआ दक्षिण पूर्व पठार का, दक्षिण पूर्व पठार। अगर दूसरे नंबर दक्षिण पूर्व पठार है, तो इसके बाद किसका निर्माण हुआ? तो इसके बाद निर्माण हमें देखने को मिलता है वो है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। और सबसे अंतिम में कौन सा भौतिक भाग बना? तो सबसे अंतिम बना पश्चिमी मरुस्थल। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पुराना भौतिक भाग कौन सा है? अरावली। और सबसे नवीनतम भौतिक भाग कौन सा है? वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, ये हमारा कुछ सीक्वेंस है जो हमें आपको ध्यान रखना है, ये इससे संबंधित भी प्रश्न बनते ही रहते। अब शुरू करते हैं हमारा जो पहला भाग है, जिसे हम कहें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बारे में जानते। ठीक है दोस्तों, यदि आप मैप देखें तो मैप पर अगर हम बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, तो ये वाला जो भाग है, ये हमने इसके बारे में बात की थी, ये वाला भाग जो है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जो हमारे लगभग 61% भाग क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल है लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। और हमने प्रतिशत में जब देखा तो लगभग 61% भाग पर ये फैला हुआ है। अगर हम इसकी बात करें, अगर मैप पे देखें इस तरह, तो अगर हम इसमें इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, अगर हम उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई देखें, ऐसे इसकी लंबाई देखें, तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 640 किलोमीटर है। कितनी है? 640 किलोमीटर है। और ऐसे ही अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, तो इसकी जो ये जो पूर्व पश्चिम चौड़ाई है, लंबाई तो कितनी थी? 600 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम चौड़ाई जो है वो लगभग कितनी है? 300 किलोमीटर। तो इसकी चौड़ाई कितनी है भाई? लगभग 300 किलोमीटर। ऐसे यदि आपसे पूछा जाए कि समुद्र तल से इसकी हाइट कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो है लगभग 300 मीटर। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो है 300 मीटर। कितनी है भाई? 300 मीटर। ऐसे यदि पूछा जाए कि भी इसका ढाल किस तरफ है, इसका ढाल, तो हम जानते हैं कि इस भाग में एकमात्र नदी हमें देखने को मिलती है। वो कौन सी नदी है? वो है लूणी नदी। और लूणी नदी कहाँ से चल रही है भाई? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो नदी जो है वो किसका ढाल का अनुसरण करती है? तो इसका मतलब इसका ढाल किस तरफ है? इसका ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जो है वो इसका ढाल है, हमें पता रखना है। ठीक है, आई बात सोचो। ऐसे हमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है दोस्तों, वो क्या कि पर्मियन कार्बोनिफेरस काल में,
कौन से, पर्मियन कार्बोनिफेरस काल में आज जो हमारा पश्चिमी मरुस्थल है, ये जो पूरा मरुस्थल भाग है, इसमें इसके स्थान पर क्या था, टेथिस सागर स्थित था। क्या था भाई, टेथिस सागर स्थित था। कौन से काल में, पर्मियन कार्बोनिफेरस काल। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और बात करेंगे। यहाँ क्या था उस वक्त, टेथिस सागर स्थित था। आगे बात सोचो। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को आगे जाके पुनः कई भागों में बांटा जाता है। तो हम एक बार फिर से देखते हैं, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हम वर्गीकरण करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण किस आधार पर किया, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर। किस आधार पर, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, सम वर्षा रेखा, इसे दो भागों में क्या करती है, दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है भाई, दो भागों में विभाजित करती, दो भागों में विभाजित करती। ये दो भाग कौन कौन से हैं, एक को हम कहते हैं शुष्क प्रदेश, एक को क्या कहा जाता है, शुष्क प्रदेश, और दूसरा जो भाग है उसे हम कहते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश। क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटते हैं, एक को हम कहते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी ऐसा क्षेत्र जहां रेत के टीले ही टीले हों, धोरे ही धोरे हों, तो हम उसे क्या कहेंगे, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। एक जो भाग है उसे हम कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी जहां कोई रेत का टीला ना हो, कोई धोरे ना हो, तो हम क्या कहेंगे, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसका यदि हम प्रतिशत देखें कितने भाग पर है, तो ये लगभग 58.50% भाग पर है, और तो शेष बच गया ये कितना है, ये 41.50% भाग पर फैला हुआ कौन सा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो शुष्क प्रदेश को हमने वापस भागा, ठीक है। ऐसे ही अर्ध शुष्क प्रदेश को भी चार भागों में बांटते हैं। जैसे उत्तर में है आप इसका घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन, उसके बाद दूसरा जो है वो है अंतः प्रवाह क्षेत्र, अंतः प्रवाह क्षेत्र, या इसे हम कहेंगे शेखावाटी क्षेत्र। क्या कहेंगे, शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। तीसरा जो हमारा भाग होगा इसमें नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, उच्च भूमि। और जो चौथा हमारा जो पार्ट है वो है आपके गोडवार बेसिन। कौन सा है, गोडवार बेसिन, या हम कहें लूनी बेसिन। कौन सा है भाई, लूनी बेसिन, ठीक है, ये हमें याद रखना। अब हम इसको मैप में देखते हैं। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कौन सी है भाई, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये जो ब्लैक बैग से मैं कह रहा हूं, ये है आपके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी है भाई, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये क्या है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, ठीक है, ये है 25 है। इसके आधार पर हमने इसे दो भागों में बांटा। ये वाला जो भाग है ये कहलाता है शुष्क प्रदेश, और शेष ये वाला जो भाग है ये कहलाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। अगर हम इसे बात करें, इस शुष्क प्रदेश को पुणे में कितने भागों में बांटा, तो ये जो हमें येलो कलर में नजर आ रहा है ये तो है हमारा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी ऐसा भाग जहां हमें रेत के टीले नजर आते हैं। और ये जो ट्रायंगल बना हुआ, उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है, जो त्रिकोण बना है उल्टा, ये है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, या यहाँ किसी प्रकार का आपको बालू का स्तूप या हम कहें रेत के टीले देखने को नहीं मिलते हैं, यानी ये पथरीला मरुस्थल है। ऐसे हम बात करते हैं ये अर्धशुष्क प्रदेश है। इसका ये जो उत्तरी भाग है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, इसको कहते हैं घग्गर प्रदेश। फिर हम बात करते हैं शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर का उत्तरी भाग वगैरह, तो ये कहलाता है आपका अंतः प्रवाह या हम कहें शेखावाटी प्रदेश। ये वाला जो आपको दूसरे कलर में नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं नागौर उच्च भूमि भाग, और जो लास्ट है वो है गोडवार बेसिन या लूनी बेसिन। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शुष्क मरुस्थल के बारे में। शुष्क मरुस्थल हम जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर के आधार पर बांटा था। तो ये जो भाग है ये है 0 से
25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच का भाग, कौन सा, 0 से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच का जो भाग, के मध्य का भाग जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके शुष्क मरुस्थल। क्या कहलाता है, शुष्क मरुस्थल। इसे हम जानते हैं, इसे दो भागों में बांटा गया, कितने भाई, इसे दो भागों में, दो उपभागों में विभाजित किया जाता है, दो उपभागों में विभाजित किया जाता है। और ये हमने अभी देखा कौन कौन से हैं भाई, तो दो भाग थे, एक तो हमने पढ़ा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक हमने पढ़ा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ऐसे जिसमें रेत के धोरे धोरे हैं। तो हम सबसे पहले रेत के धोरों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ये जो भाग है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, अगर हम इसको मैप में देखें तो हम देखेंगे कि ये जो बॉर्डर के आसपास वाला पूरा जो भाग है, ये बॉर्डर के आसपास वाला पूरा भाग है, क्या कहलाता है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहलाता है। तो मैं इसे कहूं कि भाई पाकिस्तान के सीमा के पास, भारत पाकिस्तान की सीमा के सहारे, सीमा के सहारे कच्छ से लेकर पंजाब तक का भाग, कच्छ से लेकर पंजाब तक का जो भाग है वो इसके अंतर्गत शामिल करते हैं, तक का भाग जो है वो इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। ठीक है, कच्छ से लेकर पंजाब तक, ये भी ध्यान रखना। हालांकि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके लिए भी यही लाइन हम यूज कर सकते हैं कि भारत पाकिस्तान की सीमा के सहारे जो है आपके कच्छ से लेकर पंजाब तक। हमें क्या ध्यान रखना है, अगर युक्त प्रदेश की बात करना तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पश्चिमी मरुस्थल का केवल 60% भाग का, केवल 60% भाग ही, 60% भाग ही कैसा है, वो आपके बालू का स्तूपों से युक्त है। ये ध्यान रखना, हमने अभी पढ़ा था 58.50%, तो ये 60% भाग ही बालू का स्तूपों से युक्त है, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इन बालू का स्तूप में क्या पाए जाएंगे, बालू का स्तूप पाए जाएंगे, रेत के टीले पाए जाएंगे। तो हम एक एक करके सभी बालू का स्तूपों के बारे में जानते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा बालू का स्तूप है दोस्तों, वो है रेखीय या जिसे हम कहें पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप। ठीक है, क्या कहें, रेखीय या पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप। ये कैसे बालू का स्तूप होंगे, तो इस फोटो में हम देख रहे हैं कि इस तरह हमें ये लाइनें बनी नजर आ रही है। तो इस लाइनों के अनुसार जो है रेत का जमाव हो रहा है, यानी जहां से पवन जा रही है उसी पवन के दिशा के अनुसार जब मिट्टी का जमाव हो जाए तो उससे निर्मित बालू का स्तूप को क्या कहेंगे, रेखीय या पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप कहेंगे। देखिए क्या है कि जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के अनुसार हो, पवन की दिशा के अनुसार हो, या हम कहे पवन की दिशा के अनुरूप या उसके समानांतर हो, तो रेखीय या पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप का निर्माण होता। कैसे कि यदि हम देखें तो ये है हमारी पवन की दिशा है, और इसी के अनुसार इस तरह जो है रेत का जमाव हो जाए, बालू का स्तूपों का जमाव हो जाए, तो मृदा का जमाव या मिट्टी का जमाव हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप कहेंगे। ये कैसे होता है, ये सरल रेखीय होते हैं, समानांतर जो है होते हैं। और ये समानांतर क्या है, ये हमें ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। किस तरफ इनका निर्माण कैसे होता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इनका निर्माण होता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इनका निर्माण होता है। क्योंकि हम जानते हैं सामान्यतः हमारी हवाएं कैसे चल रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से ये जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पाया जाता है भाई, जैसलमेर के
दक्षिण पश्चिम, या हम कहें रामगढ़ में, कहाँ पाए जाते हैं भाई, रामगढ़ में, या हम कहें ये बाड़मेर में, या हमें जोधपुर में, कहाँ भाई, जोधपुर में ये हमें देखने को मिलते हैं। आई बात समझे, कहाँ, जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम, रामगढ़, बाड़मेर और जोधपुर में ये हमें देखने को मिलते हैं। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर हम बात करें लूणी नदी, लूणी नदी के, या हम बात करें आपके जवाई नदी, जवाई नदी, तो इन नदियों के, लूणी और जवाई नदी के जो घाटी क्षेत्र है, जो घाटी भाग है, कि या हम कहें कि घाटियों में भी, कि घाटियों में भी ये जो बालूका स्तूप है ये हमें देखने को मिलते हैं। ये बालूका स्तूप देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। आगे बात समझो, ठीक है। तो कैसे बालूका स्तूप है ये, कि जो मिट्टी का, जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के अनुसार हो, भाई दिशा से पवन आ रही है, आगे बढ़ रही है, और इसी के साथ साथ पवन का निर्माण हो रहा है, मतलब मिट्टी का जमाव हो रहा है। तो जब मिट्टी का जमाव हो रहा है तो ऐसे जो ये रेखीय बनती है, रेखा के सहारे बन रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेखीय या पवना अनुवर्ती बालूका स्तूप कहते हैं। ज़्यादातर जब हम जैसलमेर या इधर के आसपास हम जाते हैं तो हमें इस तरह का ही फोटो नज़र आता है, कुछ इस तरह के बालूका स्तूप जो बने नज़र आते हैं, तो इन्हें हम लीनियर सैंड ड्यून्स या रेखीय पवना अनुवर्ती बालूका स्तूप कहते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है, कहाँ पाए जाते हैं, तो विशेष रूप से जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम, रामगढ़, बाड़मेर, जोधपुर आदि में हमें ये देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं बरखान, बहुत इंपॉर्टेंट है बरखान। बरखान, इस फोटो को देख के आप बता सकते हो बरखान ये कुछ इस तरह बना हुआ है, ये है बरखान कुछ इस तरह बना हुआ, तो ये किस रूप में है भाई, ये अर्धचंद्राकार आकार के, कैसे है भाई, अर्धचंद्राकार, क्या है भाई, अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप है, अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप है, ठीक है। कैसे बालूका स्तूप है, अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप है। और इस मैप को यदि हम देखें तो ये पवन की दिशा के समकोण पर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, इधर तो आ रही है पवन की दिशा, पवन की दिशा, और इस पवन की दिशा के ये क्या बनते हैं भाई, समकोण पर बनते हैं, पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। और इनके ऐसे दो सींग निकले होते हैं, क्या निकले होते हैं भाई, दो इस तरह जो है बीच वाला पार्ट में ऐसा है, और इसके बीच में जिनके क्या भी सींग निकले होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये जो इसका जो मध्यवर्ती भाग है, ये वाला भाग, ये सबसे ज्यादा ऊंचा होता है, क्या होता है, सबसे ज्यादा ऊंचा होता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी देखने को मिलती है, तो इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 10 से 20 मीटर तक, 10 से 20 मीटर तक। और ये जो मध्य वाला भाग है, जो हम कहें इसकी चौड़ाई, ये जो चौड़ाई होती है ये लगभग होती है 100 से 200 मीटर तक। कितनी होती है, 100 से 200 मीटर तक इसकी हमें चौड़ाई देखने को मिलती है, 100 से 200, ठीक है। आगे बस, आपने बचपन खूब, आपने भी पॉलीथीन में रेत भरी होगी वर्षा के ऋतु के समय, और फिर जो उसके ऊपर बैठ के आप जो उस ढाल के सारे नीचे उतरते होंगे, तो अब देखोगे कि ये वाला जो भाग होता है इसका जो ढाल तीव्र होता है, ये वाला जो भाग होता है इसका ढाल तीव्र होता है, और जो पीछे वाला जो भाग होता है वो इसका ढाल क्या होता है भाई, वो ढाल एकदम मंद होता है, ठीक है। और क्या विशेषता है कि ये सर्वाधिक गतिशील है। कैसे है भाई, सर्वाधिक गतिशील है। अब क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील है इसलिए सर्वाधिक विनाशकारी है। कैसे हैं भाई, ये विनाशकारी। और क्या विशेषता है कि ये नवीन मृदा युक्त हैं। कैसे हैं, नवीन बालू युक्त हैं। कैसे हैं, यहाँ नवीन रेत मिलती है, और ऐसे और क्या मिलती है, इनमें रंध्र युक्त बालू जो है। कैसे हैं भाई, रंध्र युक्त बालू, रंध्र यानी मोटे मोटे कण, रंध्र युक्त बालू का स्तूप है। कैसे हैं भी, रंध्र युक्त बालू का स्तूप है भी है। तो इनकी कुछ विशेषता है, क्या है भी, सर्वाधिक गतिशील है इसलिए सबसे ज्यादा विनाशकारी है। हम देखते हैं सामान्यतः मई, अप्रैल मई का जो टाइम है, इसमें हम देखते हैं कि सामान्यतः रोडें जो है इन बालू का स्तूपों से अट जाती है, पूरी एकदम भर जाती है। तो उसमें कारण क्या है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गतिशील है। आगे बात समझे, सर्वाधिक विनाशकारी है, नवीन बालू मिलती है इनके, एकदम नई साफ रेत, रंध्रयुक्त बड़े बड़े कणों वाली हमें देखने को मिलती है इसमें। और ये कैसे होते हैं, ये वनस्पति विहीन होते हैं। कैसे होते हैं भाई, वनस्पति विहीन होते हैं, ये भी हमें
ध्यान रखना है। कैसे होते हैं? वनस्पति विहीन होते हैं। और क्योंकि सर्वाधिक गतिशील है तो मरुस्थल के प्रसार का कारण भी है। क्या है? मरुस्थल के प्रसार का कारण भी कौन से हैं भाई? वो हैं आपके बरखान बालू का स्तूप जो है वो मरुस्थल के प्रसार का कारण भी है। आई बात समझ में? ठीक है। अब बात आती है कहाँ मिलता है, तो हमें ये ध्यान रखनी है। सबसे जो फेमस जगह है वो है चूरू में भालेरी। चूरू में कहाँ है? भालेरी। इसके अलावा कहाँ मिलता है? इसके अलावा हमें सूरतगढ़ में देखने को मिलता है। सूरतगढ़ का है भाई? गंगानगर में। ऐसे ही कहाँ देखने को मिलेंगे? ऐसे ही हमें करनी माता, जो हम कहें देशनोक, करनी माता हम कहें देशनोक, या हम कहें लूण करणसर। कहाँ मिलते हैं भाई? लूण करणसर में देखने को मिलता है। ऐसे ही बात करें तो आपके जायल, जायल कहाँ है? नागौर में। डीडवाना भी कहाँ है? हालांकि अब तो डीडवाना खुद जिला बन गया। जी जायल डीडवाना में। और कहाँ देखने को मिलते हैं? ओसिया में। ओसिया कहाँ है भाई? जोधपुर में। ओसिया जोधपुर में। बाड़मेर में। यहाँ सब जो है हमें ये देखने को मिलते हैं। एक एक ध्यान, सबसे ज़्यादा क्या फेमस है भाई? चूरू का भालेरी, ठीक है, वहाँ हमें देखने को मिलता है। सूरतगढ़ में देखने को मिल रहा है हमें लूणकरण, जायल, करनी माता, ओसिया, जोधपुर वगैरह, इन सब में देखने। सीकर में भी देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं भाई? सीकर में भी देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछा जाए ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, तो ये जो सर्वाधिक मिलते हैं, सर्वाधिक ये शेखावाटी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं भाई? सर्वाधिक ये शेखावाटी में देखने को मिलते हैं। शेखावाटी में देखने को मिलते हैं। एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि ये जो बालू का स्तूप है, ये जो बालू का स्तूप है, इनके जो ये बीच वाला भाग है, ये बीच वाला जो भाग है, तो इनके मध्य भाग में वायु के कारण, किसके कारण भाई? वायु के कारण, वायु के रगड़ के कारण कह दो, ठीक है, वायु की रगड़ के कारण गर्त बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। क्या बन जाते हैं? गर्त बन जाते हैं। मध्य भाग में वायु की रगड़ के कारण क्या बन जाते हैं? गर्त बन जाते हैं। इन गर्त को क्या कहा जाता है? इन गर्त को ढांड कहते हैं। ये ध्यान रखें, क्या कहा जाता है? ढांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ढांड कहा जाता है। ऐसे ही एक चीज और हमें ध्यान रखनी है। एच.एस. शर्मा एक क्या बात कहते हैं कि लगभग 200 मिलीमीटर 200 मिलीमीटर के जो वर्षा रेखा है, 200 मिलीमीटर वर्षा रेखा है, इसके पश्चिम में ये ज्यादा दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं? 200 मिलीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में ये अधिक पाए जाते हैं, वे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग इसके बारे में हमने सारी बात की है। बहुत इंपॉर्टेंट बालू का स्तूप है ये, ठीक है, हमें उसके बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। क्या क्या बात की हमने? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। पवन की दिशा के क्या बनते हैं भाई? पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं भाई? समकोण पर बनते हैं। ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। अनुप्रस्थ भी समकोण पे बनता है, ये भी ध्यान। इनकी ऊंचाई कितनी मिलती है? 10 से 20 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी मिलती है? 100 से 200 मीटर। हाँ वो सॉरी, ऊंचाई 10 से 20 मीटर, चौड़ाई 100 से 200 मीटर मिलती है। क्या विशेषताएं? सर्वाधिक गतिशील है, विनाशकारी है, नवीन बालू युक्त है, रंध्र युक्त बालू का स्तूप है, और वनस्पति विहीन है, और मरुस्थल के प्रसार का कारण भी है। कहाँ मिलते हैं? चूरू भालेरी, चूरू वाला, सूरतगढ़, गंगानगर, करनी माता, देशनोक, लूणकरणसर, जायल, डीडवाना, नागौर, ओसिया, जोधपुर, बाड़मेर और सीकर में ये हमें देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों ये देखने को मिलते हैं शेखावाटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला जो अपना है वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ, ये भी क्या है दोस्तों? अनुप्रस्थ का मतलब है समकोण पर बनने वाले, समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप। इस मैप को, इस फोटो को देखते हैं जरा। फोटो में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं इसे। इसमें देखोगे ये वाला जो पार्ट है, ये जो है ये है अनुप्रस्थ, ये बालू का स्तूप है, और ये है पवन की दिशा। ये क्या है? ये पवन की दिशा है। ये क्या है? ये पवन की दिशा है। तो पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। तो क्या विशेषता है कि जब
दीर्घ काल तक वायु एक ही दिशा में चले, जब दीर्घ काल तक वायु एक ही दिशा में चले तथा मिट्टी का जमाव उसके समकोण पर हो, उसके समकोण पर हो, मिट्टी का जमाव उसके समकोण पर हो तो उसे हो तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप का निर्माण होता है। तो क्या होता है भाई, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बनते हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बनते हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बनते हैं। आगे बात समझे क्या है भाई, कि जब लंबे समय तक एक ही दिशा में, जैसे एक ही दिशा में पवन चल रही और इसके ठीक समकोण पर, तो ये क्या हो जाएगी भाई, पवन की दिशा है, ये क्या है, पवन की दिशा, और इसके ठीक समकोण पर जब रेत का जमाव हो जाए, मिट्टी का जमाव हो जाए, तो ऐसे जो बालुका स्तूप बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। क्या विशेषता है, ऐसे बालुका स्तूप गहन बालू क्षेत्रों में, जो बहुत ज्यादा गहरे, मैं कह सकता हूं गहन कहें या गहरे बालू क्षेत्रों में मंद वायु द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा, क्षेत्रों में मंद वायु, धीमी वायु जो है, मंद वायु द्वारा निर्मित होते हैं, मंद वायु द्वारा निर्मित होते हैं। क्या विशेषता है कि भाई ऐसे बालुका स्तूप जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, ऐसे बालुका स्तूप गहरे या गहन बालू क्षेत्र जो होते हैं उनमें मंद वायु के द्वारा ये निर्मित होते हैं। क्या विशेषता है इनकी, कि ये सर्वाधिक स्थिर बालुका स्तूप है। क्या है भाई, ये सर्वाधिक स्थिर बालुका स्तूप है। क्या विशेषता है, सर्वाधिक स्थिर बालुका स्तूप है। तो सबसे पूछे भी सबसे ज्यादा स्थिर बालुका स्तूप कौन सा है, तो सर्वाधिक स्थिर बालुका स्तूप जो है वो है आपके अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। और क्या विशेषता है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि इनकी जो ऊंचाई होती है वो 10 से लेके 40 मीटर तक होती है, 10 से 40 मीटर तक होती है। तो केवल बरखान इतने ऊंचे नहीं होते, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप भी ऊंचे होते हैं, ये में ध्यान रखना है। और जो इनकी मध्य की चौड़ाई है, और इनकी जो मध्य की चौड़ाई है वो कितनी मिलती है, वो 500 से लेके 1000 मीटर तक मिलती है, ये भी ध्यान रखना हमें। इनकी जो मध्य की ऊंचाई वो कितनी मिलती है, 500 से लेकर 1000 मीटर तक हमें देखने को मिलती है। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये देखो, पूगल, बीकानेर, रावतसर, पूगल, बीकानेर, रावतसर, पूगल, बीकानेर, रावतसर, सूरतगढ़, पूगल, बीकानेर, रावतसर, सूरतगढ़, ये दोनों किसमें हैं, गंगानगर और चूरू झुंझुनू में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं, चूरू और झुंझुनू में देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या विशेषता है भाई इसकी, देखते हैं एक बार फिर से। सबसे स्थिर बालुका स्तूप है, देखो क्या कि जब दीर्घ काल तक वायु एक ही दिशा में चले और मिट्टी का जमा उसके ठीक समकोण पर हो तो क्या है, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बनते हैं। ठीक है, कैसे, वायु की दिशा इस तरफ है, इसके ठीक समकोण पर बन जाए तो इसे अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहेंगे। क्या ऐसे बालुका स्तूप जब बहुत ज्यादा रेत हो, जो गहरे रेत हो, उन क्षेत्रों में मंद वायु धीरे धीरे वायु का जो आएगी और उसको धीरे धीरे रेत का जमाव करेगी, तो ऐसे में इनका निर्माण होता है। सबसे ज्यादा स्थिर है क्योंकि मंद वायु वाले, तो सर्वाधिक स्थिर बालुका स्तूप है। आगे बात समझ, और कहाँ मिलते हैं, पूगल, बीकानेर, रावतसर, सूरतगढ़, गंगानगर और चूरू झुंझुनू में ये देखने को मिलते हैं। इनकी ऊंचाई जो है 10 से 40 मीटर तक है, और इनके जो मध्य, ये जो बालुका स्तूप है, इनका जो मध्य का भाग है, इस तरह जो मध्य का भाग है, एक छोर से लेके दो, ये 500 मीटर से लेके 1000 मीटर तक हो सकता है। आगे बात समझो, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बालुका स्तूप है वो कौन सा है, वो है पैराबोलिक बालुका स्तूप। इसमें हम देखते हैं जरा मैप में, इस फोटो में आप देखोगे इस तरह ये जो बालुका स्तूप है इनको क्या कहते हैं, पैराबोलिक बालुका स्तूप कहते हैं। क्या विशेषता है पैराबोलिक की, सबसे पहले इनकी आकृति की बात करते हैं। कैसी है भाई इनकी आकृति, इनकी जो आकृति होती है वो महिलाओं के बालों
महिलाओं के बालों की हेयर पिन के समान होते हैं। कैसे होते हैं भाई? महिलाओं के बालों के हेयर पिन के समान होते हैं, हेयर पिन के समान होती है। आकृति इनकी कैसी होती है? महिलाओं के बालों के हेयर पिन के समान इनकी आकृति होती है। ये भी समकोण पर बनते हैं। जैसे ये पवन की दिशा है, ये क्या है भाई? पवन की दिशा है, ठीक है। अब पवन इधर, और ये इसके बीच में इस तरह बनने वाले, इस तरह ये बालू का स्तूप बनते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। ये हमें विशेष रूप से, इनके निर्माण में क्या है ये ध्यान रखना कि इनके निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का योगदान होता है। किसका होता है भाई? जो मरुस्थलीय वनस्पति है उनका जो है इनके निर्माण में योगदान होता है। तो ध्यान रखना, मरुस्थलीय वनस्पति कहाँ योग कर रही है? पैराबोलिक बालू का स्तूप के निर्माण में योगदान दे रही। और क्या विशेषता है? और इसकी विशेषता है कि ये संपूर्ण मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। क्या विशेषता है भाई? संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बात समझ में? तो इनकी आकृति महिलाओं के बालों के हेयर पिन के समान है। इनके निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति का योगदान होता है और ये संपूर्ण मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले मरुस्थल की ओर। अगला जो हमारा बालू का स्तूप है वो है तारा आकृति बालू का स्तूप। इस फोटो में देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं इसे। ठीक है, तारा आकृति बालू का स्तूप। इसको आप देखोगे तो देखो, एक ये इस तरह, अब इधर से हवा आई तो ये इधर रेत का जमाव, इधर से हवा आई इधर रेत का जमाव, इधर से आई तो इधर रेत का जमाव। तो इस तरह एक तारे के रूप में, स्टार के रूप में हमें किस रूप में देखने को मिलती है? स्टार के रूप में जो अगर देखने को मिले तो इसे कहते हैं ताराकृति। क्या है? वायु की दिशा लगातार बदलती रहती है। पवन की दिशा क्या हो रही है? लगातार बदलती रहती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तारा आकृति कहा जाता है। हम क्या कहें कि भाई संश्लिष्ट, क्या विशेषता है भाई? संश्लिष्ट व अनियतवाही, संश्लिष्ट व अनियतवाही वायु क्षेत्रों में प्रमुखतः बनते हैं। 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 कहाँ बनेंगे? कि इस तरह स्टार आकृति होती है। इस तरह क्या होती है? पवनों की दिशा निरंतर बदलती है। क्या है? अनियतवाही है पवन। कैसी है? मतलब क्या? पवनों की दिशा में निरंतर परिवर्तन, में निरंतर क्या होता जाता है? परिवर्तन। पवनों की दिशा में निरंतर क्या होगा भाई? परिवर्तन। अब एक बार इधर से आई पवन की दिशा तो ये पवन की दिशा है। ठीक है, इधर से आ गई पवन तो इधर से बन जाएगा, इधर आ गई तो इधर बन जाएगा पवन, इधर आएगी तो इधर पवन, इधर आ गई तो इधर पवन। तो ये इस तरह एक स्टार के रूप, पवन अपनी दिशा बदलती रहती है, रेत का जमाव अलग अलग दिशाओं से होता रहता है। तो ऐसे में निरंतर परिवर्तन होने पर बनने वाला बालू का स्तूप तारा आकृति बालू का स्तूप कहलाता है। और क्या विशेषता है? कि अधिक भुजाएं होती। भुजाएं क्या होती है? बहुत होती, अधिक भुजा, 1 2 3 4 ऐसे। तो क्या होती है भाई? अधिक भुजाएं होती। भुजाएं क्या होती है? भुजाएं अधिक होती। और सामान्यतः इनकी जो ऊंचाई है वो हमें कितनी देखने को मिलती है? इनकी भी ऊंचाई हमें 10 से लेकर 25 मीटर तक देखने को मिलती है। ये जो बीच वाला भाग आपको दिख रहा है ऐसे ऊंचा, तो 10 से लेकर 25 मीटर तक ये हमें ऊंचाई पर देखने को मिलता है। अब विशेषता कहाँ मिलता है? तो सबसे पहले ये मोहनगढ़ जैसलमेर। इसके अलावा कहाँ मिलते हैं? इसके अलावा मिलते हैं आपके रावतसर, ठीक है, सूरतगढ़। और कहाँ मिलते हैं भाई? सूरतगढ़, रावतसर, सूरतगढ़ और चूरू में आदि में देखने को मिलते हैं। कौन से हमें बात कर रहे हैं? तारा आकृति बालू का स्तूप जो है हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा पोकरण में भी ये देखने को मिलता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि पोकरण में भी ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले बालू का स्तूप। अगले बालू का स्तूप की बात करें तो ये है सीफ बालू का स्तूप। क्या नाम है? सीफ बालू का स्तूप। सीफ बालू का स्तूप जो है ये बरखान के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। कब बनते हैं? बरखान निर्माण। क्या विशेषता है? कि जब बरखान बन रहा हो तो ये भी क्या बनते हैं? वायु की दिशा के समकोण पर इस तरह ये बरखान है। तो जब बरखान का निर्माण हो रहा हो और पवन की दिशा बदल जाए, क्या हो जाए भाई? पवन की दिशा बदल जाए। अब ये देखो पवन की दिशा है, ये बदल गई, यूं हो गई। तो
अब पवन की दिशा बदलने से एक जो भुजा है या एक जो शाखा है वो आगे बढ़ जाए, एक जो भुजा है इसकी वो क्या हो जाए भाई, आगे बढ़ जाए, इस तरह भुजा आगे बढ़ जाए तो किसका निर्माण होता है, सीफ बालूका स्तूप का निर्माण होता है। आगे बात समझे क्या विशेषता है कि बरखान के निर्माण के समय, बरखान के निर्माण के दौरान वायु की दिशा में परिवर्तन, वायु की दिशा में परिवर्तन होने के साथ बरखान की एक भुजा, बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाए, एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाए, एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाए तो सीफ का निर्माण होता है, तो सीफ का निर्माण होता है। आगे बात समझो क्या विशेषता है भाई कि जब बरखान का निर्माण हो रहा होता है तो वायु की दिशा के साथ अगर एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाए तो उसे इस तरह क्या बालू का स्तूप बनता है, उसे क्या कहते हैं, सीफ बालू का स्तूप कहा जाता है। ये भी कहाँ बनते हैं भाई, ये भी वायु के दिशा के समकोण पर बनते हैं, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बात सोचो, आगे बढ़ते हैं। अगला जो बालू का स्तूप है वो क्या है अपना, अगला बालू है उसका है श्रब काफिस। श्रब काफिस ये शब्द है, इसका नाम क्या है, श्रब। श्रब का मतलब क्या होता है, श्रब का मतलब होता है झाड़ियाँ, छोटी छोटी झाड़ियाँ। क्या मतलब होता है भाई, छोटी छोटी झाड़ियाँ। आगे बात समझे, श्रब का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी झाड़ियाँ। अब देखो इस फोटो में देखते हैं, ये हमें दिख रहा है, इस फोटो में आप देखो थोड़ा सा कि ये दिख रहा है हमें, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में आप देखोगे कि ये छोटे छोटे बालू ये झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों के पास आके रेत जमा हो रही, इन झाड़ियों के पास आके क्या हो रही है भाई, रेत जमा हो रही है। इन रेत का जमाव का कोई निश्चित आकार नहीं है, लेकिन जहाँ झाड़ियाँ उसके चारों तरफ आके रेत जमा हो जाए तो इससे जो बालू का स्तूप बनता है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है शब्र काफिज बालू का स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, शब्र काफिज बालू का स्तूप कहा जाता है। आगे समझे तो क्या हो कहना कि छोटी छोटी झाड़ियाँ या घास के झुंड, घास के झुंड के आसपास पवना अनुवर्ती के आसपास, पवना अनुवर्ती चाहे पवन जिस दिशा से आ रही है उसमें, या पवन विमुखी ढाल पर, पवन विमुखी ढाल पर मिट्टी के जमाव से निर्मित, मिट्टी के जमाव से निर्मित बालू का स्तूप। आगे बात समझे कि भाई बीच में छोटी झाड़ी आ गई, एक कोई इस तरह झाड़ी आ गई, इस झाड़ी के पास यहाँ रेत जमा हुआ, ठीक है। अब ये चाहे हवा इधर से आ रही यहाँ जमा हो गया, चाहे मैं कहूँ कि उसके पीछे की तरफ जमा हो गया, ठीक है, इसके पीछे की तरफ जमा हो गया, किसी भी साइड में जमा हो जाए, चाहे किसी भी दिशा में हो, लेकिन रेत जमा हो, आई बस समझे, उन झाड़ी के आसपास जमा हो, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा, श्रब काफिज बालू का स्तूप कहा जाता है। क्या विशेषता है भाई, ये सर्वाधिक अस्थिर बालू का स्तूप होंगे भी, झाड़ी के साथ है, आज यहाँ है कहीं और, अस्थिर बालू का स्तूप। कैसे बालू का स्तूप है भाई, अस्थिर बालू का स्तूप है। आगे बात समझे, और कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान में सर्वत्र पाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान में सर्वत्र पाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान में सर्वत्र पाए जाते हैं। आगे बात समझे, कौन सा है, श्रब काफिज बालू का स्तूप, छोटी छोटी झाड़ियों घास के झुंड के आसपास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो हमने फोटो देखा, उस फोटो के हिसाब से अगला है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क हम जानते हैं, नेटवर्क क्या होता है भाई, टावर, हमारे मोबाइल में नेटवर्क पकड़ता है कि एक टावर से दूसरा टावर कनेक्टेड होता है तो नेटवर्क पकड़ता है, ऐसे एक दूसरे टावर से कनेक्टेड होता है तो हमारा इंटरनेट चलता है। अगर कनेक्टेड ना हो, एक दूसरे से जुड़ा हुआ ना हो तो क्या होंगे, तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ यही कहानी है क्या, कि जब रेत के टीले आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए तो नेटवर्क बनता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, नेटवर्क बालू का स्तूप। आगे बात समझे क्या कि भाई
अनियमित घुमावदार बालू का स्तूप। कैसे भाई? अनियमित घुमावदार बालू का स्तूप जो एक दूसरे से जुड़े हुए हो, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। आई बात समझे कि भाई एक ये बालू का स्तूप है, यहाँ रेत का टीला है, ये इस दूसरे से जुड़ गया, ऐसे टच हो गया, ये आगे बढ़ गया, दूसरे से जुड़ गया, इस तरह। तो इस तरह ये जो बालू का स्तूप है ये जुड़ जाए एक दूसरे से, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। आगे बात समझे? नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो उत्तर पूर्वी मरुस्थल है, उत्तर पूर्वी मरुस्थल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी मरुस्थल। उत्तर पूर्वी मरुस्थल में कहाँ? हनुमानगढ़ से हिसार भिवानी तक। हिसार भिवानी कहाँ है भाई? हिसार भिवानी हरियाणा वाले भाग में। तो हनुमानगढ़ से हिसार भिवानी वाले भाग तक जो है ये पाए जाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बालू का स्तूप है उसे कहते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। जब किसी प्रकार का कोई अवरोध आ जाए, यानी बैरियर आ जाए, बैरियर आ जाए तो क्या होगा? तो कुछ ना कुछ बनेगा भाई, कुछ ना कुछ बनेगा। बैरियर आ जाए, कोई अवरोध आ जाए। अवरोध क्या आ जाए? किसी भी आ जाएगा भाई, चाहे कोई छोटी झाड़ी हो, क्या हो भाई? छोटी झाड़ी हो, चाहे कोई पेड़ हो, चाहे कोई भवन हो, चाहे कोई आवास हो, चाहे कोई बड़ा अधिवास हो, चाहे कोई पहाड़ हो, चाहे कोई पहाड़ हो। तो पहाड़ के अवरोध के कारण, आदि के अवरोध के कारण रेत का जमा हो, अवरोध के कारण मिट्टी के जमाव से निर्मित, अवरोध के कारण मिट्टी के जमाव से निर्मित बालू का स्तूप। मिट्टी के जमाव से बालू का स्तूप। आगे बात समझो। मिट्टी के निर्माण से, जमाव से निर्मित बालू का स्तूप। तो ऐसा कोई भी बालू का स्तूप जो बीच में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध आए उसके आसपास जमा हो जाए। ऐसे में एक बढ़िया उदाहरण है, अगर आप जयपुर में रहते हैं तो जयपुर में अगर आप खोले के हनुमान जी की तरफ जाओ तो आप देखोगे कि खोले के हनुमान जी का जो है वो पहाड़ी के बीच से है। इस तरह वहाँ आपको रोड भी नहीं मिलेगी ये सर्पिलाकार आकार में। जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि आपको इस पहाड़ के पास एक बहुत बड़ा रेत का टीला जो उससे जुड़ा हुआ हो, स्पर्श से उससे जुड़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे बेस्ट उदाहरण है किसका? अवरोधी बालू का स्तूप का। आगे बात समझे। तो बीच में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध हो, उसके पास अगर रेत का जमा हो जाए तो उसे अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। कैसे है भाई? तो ये स्थिर प्रकृति के हैं। कैसे हैं? सबसे बड़े तो ये स्थिर बालू का स्तूप है। एक चीज ध्यान रखनी है, ये कैसे है भाई? स्थिर बालू का स्तूप है। दूसरा क्या है? इन पर विस्तृत वनस्पति पाई जाती है। क्या विशेषता है? विस्तृत वनस्पति पाई जाती है। क्या विशेषता है? विस्तृत वनस्पति पाई जाती है। ये हमें ध्यान रखना। एक और विशेषता जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट वो कि इन्हें अवरोधी जीवा अवशेष युक्त बालू का स्तूप कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहते हैं? इन्हें जीवा अवशेष युक्त बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉसिलाइज्ड ऑब्स्टेकल सैंड ड्यून्स कहते हैं। फॉसिलाइज्ड ऑब्स्टिकल सैंड ड्यून्स कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी ये इसका एक प्रश्न आया है आपके ग्रेड फर्स्ट का कोच का जो पेपर था उसमें सामान्य जीके के पेपर में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवा अवशेषी युक्त बालू का स्तूप है? फॉसिलाइज्ड ऑब्स्टिकल ड्यून्स है। आई बात समझे। और उसमें ऑप्शन था अनुप्रस्थ, बरखान, अवरोधी और शायद एक ताराकृति बालू का स्तूप उसमें। तो अवरोधी बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है?
अवशिष्ट अवरोधी या जीवा अवशेषी युक्त बालू का स्तूप भी कहा जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाया जाता है? तो देखो कहाँ पाया जाएगा? पुष्कर में। कहाँ पाया जाएगा? पुष्कर में। और कहाँ पाया जाएगा? बूढ़ा पुष्कर में, नाग पहाड़, ये सब कहाँ है? अजमेर में नाग पहाड़। और कहाँ? बिच्चुन पहाड़। कहाँ पाया जाएगा? बिच्चुन पहाड़। और कहाँ पाया जाएगा? जोबनेर। और कहाँ पाया जाता है भाई? जोबनेर। और कहाँ पाया जाएगा? सीकर की पहाड़ियाँ। सीकर की पहाड़ियाँ, जोबनेर, सीकर की पहाड़ियाँ, इन सब में जो है देखने को मिलता है कौन सा भाई? आपके अवरोधी बालू का स्तूप देखने को मिलता है। आगे बात समझे? ठीक है, तो ये तो थे अपने। अच्छा, अब हमने बात की शुष्क प्रदेश की। शुष्क प्रदेश में हमने सब पढ़ा, उसकी स्थिति पढ़ी। उसके बाद उसमें हमने पढ़ा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और उसमें हमने लगभग ये 9 प्रकार के बालू का स्तूप जो रेत के धोरे हैं उनके बारे में पढ़ा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। क्या नाम है इसमें? अपने आप में पता चल रहा है क्या है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी ऐसा क्षेत्र जहां रेत की टीले हैं ही नहीं। आई बात समझे? रेत की टीले है ही नहीं, तो रेत की टीले नहीं है तो क्या होगा? तो वो एक पथरीला क्षेत्र होगा। तो कैसा क्षेत्र होगा? पथरीला। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्या है? कि वह प्रदेश जहां बालू का स्तूपों का अभाव हो। क्या हो भाई? बालू का स्तूपों का अभाव हो। बालू का स्तूपों का क्या हो भाई? अभाव हो। क्या हो? बालू का स्तूपों का अभाव। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो महान मरुस्थल है जो हम पढ़ते हैं, ये महान मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? महान मरुस्थल के कहाँ है? पूर्व में स्थित है। महान मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। एक बार हम इसे फोटो, अभी इसका हमने जो मैप देखा उस पर देख लेते हैं जरा। देखो ये देखो, ये रहा हमारे पास। इसमें हमने बात की थी कि ये जो येलो येलो ये तो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और ये जो ट्रायंगल शेप है पिंक कलर में है ये क्या है भाई? ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यहाँ किसी प्रकार का कोई भी हमें क्या नहीं देखना मिलता? हमें यहाँ रेत के टीले या बालू का स्तूप देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो महान मरुस्थल है जो बाउंड्री के हमारे पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ चल रहा है, इसके पूर्वी भाग में स्थित है कौन सा? आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, तो कहाँ? ये महान मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। ये कैसा मरुस्थल है? ये पथरीला मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है भाई? यह है पथरीला मरुस्थल है। पथरीला मरुस्थल है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको हमादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको हमादा कहा जाता है। आगे बात समझे? तो इसमें क्या पाई जाती है? तो इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती है। यहाँ क्या पाई जाती है? परतदार चट्टानें। कैसे पाई जाती है? परतदार चट्टानें पाई जाती है। परतदार चट्टानें पाई जाती है जो कहाँ से है भाई? जो टर्शियरी काल से लेकर प्लीस्टोसीन काल तक की चट्टानें हैं। कैसी है भाई? टर्शियरी काल से लेकर प्लीस्टोसीन काल तक की चट्टानें हैं। काल तक की चट्टानें, प्लीस्टोसीन काल तक की चट्टानें। आगे बात समझे? कहाँ से कहाँ तक है? परतदार चट्टानें ये कहाँ पाई? जो टर्शियरी काल से लेकर कहाँ तक की है? प्लीस्टोसीन काल तक की चट्टानें इसमें पाई जाती है। ये जो परतदार चट्टानें हैं, ये क्या है? ये मुख्य रूप से चूना पत्थर चट्टानें हैं। कैसे हैं? तो चूना पत्थर शैलें हैं। कैसी शैल है भाई? ये चूना पत्थर ये शैलें हैं। आगे बात समझे? तो ये क्या है भाई? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। कैसा? जहाँ बालू का स्तूपों का पूर्णतः अभाव हो। महान मरुस्थल के पूर्वी भाग में स्थित है। पथरीला मरुस्थल इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको हमादा कहते हैं। और ये परतदार चट्टानें पाई जाती है जो टर्शियरी काल से लेकर प्लीस्टोसीन काल तक की पाई। कहाँ है? चार चूना युक्त इसमें पत्थर, जो चूना युक्त शैलें कह दे, चूना पत्थर कह दो, वो यहाँ के प्रमुख शैलें। आई बात में क्या लिख सकते हो? चूना युक्त शैलें प्रमुख। चूना युक्त शैल जो है यहाँ मुख्य रूप से पाई जाती। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये देखो, ये जैसलमेर। जैसलमेर में कहाँ? जैसलमेर में पोकर्ण, रामगढ़, पोकर्ण, रामगढ़, लोदरवा। कहाँ पाया जाता है? लोदरवा। और कहाँ पाया जाता है? फलौदी। और कहाँ पाया जाता है? बालोतरा।
इनके बीच में ये क्षेत्र स्थित है, इनके बीच में स्थित है, बालोतरा में स्थित है। ठीक है, किस आकार में है? तो ये त्रिकोण के आकार में। किस आकार में स्थित है? त्रिकोण का। अभी हमने देखा कि इस तरह एक त्रिकोण के आकार में स्थित है। एक तरफ क्या है इसके? पोकर्ण है, एक तरफ क्या है इसके? फलौदी है, और एक तरफ क्या है? बालोतरा। इन तीनों के मध्य ये एक त्रिकोण के आकार में स्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको हमादा कहा जाता है। आगे बात समझे? तो ये एक पथरीला मरुस्थल है जिसे हम हमादा कहते हैं। आगे बात समझे? और ये बाकी सारी विशेषता हमने इसकी पढ़ी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है वो है अर्ध शुष्क मैदान। क्या है दोस्तों? अर्ध शुष्क मैदान। अर्ध शुष्क मैदान की बात करें, हमने पूरे पहले मैप में ही देखा था, हमने 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार से 2 भागों में बांटा, शुष्क एवं अर्धशुष्क। अर्धशुष्क मैदान, तो क्या विशेषता है अर्धशुष्क मैदान की? कि 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र के मध्य स्थित क्षेत्र। कहां से कहां तक है? 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र। अगर हम इसे मैप में देखें तो मैप में आप देखो कि ये वाला जो भाग है ये है गया अपने 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और ये वाला जो पार्ट है ये है हमारे, ठीक है, तो ये तो कौन सी है भाई? ये है आपके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और ये वाला भाग है क्या है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इनके बीच में स्थित भाग, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अर्धशुष्क मैदान कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अर्धशुष्क मैदान कहते हैं। ये अर्धशुष्क मैदान कितना है भाई? ये लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 75,000। क्षेत्रफल कितना है भाई इसका? 75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे बात समझो। इसको 4 उपभागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई? 4 उपभागों में बांटा गया है। ये हमने मैप में देखा। कितने भागों में? 4 उपभागों में। मैप में देखा था पहले। सबसे पहला कौन सा है भाई? घग्गर बेसिन। कौन सा है? घग्गर बेसिन। उसके बाद में कौन सा है? उसके बाद में है अंतः प्रवाह, या हम कहें अंतः प्रवाह शेखावाटी। तीसरा कौन सा है भाई? नागौर उच्च भूमि। तीसरा कौन सा है? नागौर उच्च भूमि। और चौथा कौन सा है? चौथा है आपका गोडवार बेसिन। कौन सा है? गोडवार बेसिन, या हम इसे कहें लूनी बेसिन। कौन सा है भाई? गोडवार बेसिन, या हम कहें लूनी बेसिन। अगर हम मैप में इसे देखें तो आपने हमें मैप में देखा था, शुरू में दिखाया था इसे, जिसे हमने, ये देखो, ये जो पार्ट है ये है आपका अर्धशुष्क मैदान जो 75,000 वर्ग किलोमीटर फेंका है। ऊपर वाला भाग घग्गर मैदान, अंतः प्रवाह, उसके नीचे नागौर उच्च भूमि, और चौथा जो भाग है वो है गोडवार बेसिन या लूनी बेसिन। आगे बात समझे? एक एक करके इन चारों भागों के बारे में हम पढ़ते हैं। आगे बात समझे? चलो, जो पहला जो भाग है वो है हमारा घग्गर मैदान। क्या है भाई? घग्गर मैदान। घग्गर मैदान नाम से ही पता चल रहा है कि घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान। ठीक है, तो क्या विशेषता है जरा देखो कि यह जो मैदान है, यह मैदान किसके द्वारा? तो एक तो हमें ध्यान रखना है, कौन सा? वैदिक सरस्वती। किसके द्वारा भाई? वैदिक सरस्वती। और कौन सा भाई? सतलज। और कौन सा भाई? सतलज। और कौन सी? घग्गर। और कौन सी? चोतांगा। चोतांगा आदि नदियों द्वारा निर्मित है। आदि नदियों द्वारा निर्मित, आदि नदियों द्वारा निर्मित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी भाई? वैदिक सरस्वती, सतलज, घग्गर और चोतांगा आदि नदियों। अब दिमाग में आता है ये नदियां तो है ही नहीं घग्गर को छोड़ के। तो देखिए, ऐसी मान्यता है कि पहले हिमालय से सीधी एक नदी चली आती थी जो अरब सागर में जाती थी, उस नदी का नाम था सरस्वती। बाद में हिमालय का जब उत्थान हुआ तो इस नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया। कुछ मान्यताएं ये है कि वो जो है आपके यमुना के रूप में चल रही है आज वर्तमान में। कुछ कह रहे हैं कि वो नदी जो गुम्फित नदी हो चुकी या धरातल में समाहित हो चुकी है, और उसका हम अवशेष के रूप में बात करते हैं तो हमें लाठी सीरीज वगैरह काफ़ी ऐसे कहा जाता है कि वो उसका अवशेष। आई बात समझे? तो ये जो वैदिक सरस्वती, इसी तरह जब उत्थान हुआ हिमालय का तो कहते हैं सतलज भी उसी सरस्वती की सहायक नदी हुआ करती थी
जो बाद में अपना मार्ग बदल लिया और वो फिर सिंधु की सहायक नदी के रूप में चलने लग गई। आई बात में? तो ये सारी नदियों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। ठीक है, बाद में सबका मार्ग परिवर्तन हो गया। तो कहते हैं तो ये जो नदियां हैं, ये जो नदियां हैं, ये कब चलती थी? ये नदियां यहाँ क्वार्टरनरी कालकल्प में चला करती थी। ये नदियां क्या है? क्वार्टरनरी कल्प में यहाँ चलती थी। ये इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखें, कौन से कल्प में चलती थी? यह नदियां क्वार्टरनरी कल्प में चलती थी। अब अगर हम बात करें तो अब यहाँ घग्गर प्रमुख नदी है। कैसी नदी है? घग्गर प्रमुख नदी है। और घग्गर खुद कैसी नदी है भाई? घग्गर अंतः प्रवाह नदी है। कैसी नदी है भाई? घग्गर अंतः प्रवाह नदी। आई बात सोचो। अब ये जो घग्गर नदी है ये अपने साथ अवसाद लाती है, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र से आती है, और अवसाद के जमाव से क्या बनती है? जलोढ़ मृदा। कैसी मृदा बनती है? जलोढ़ मृदा। तो यहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आगे बात समझो। ये जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी के अपवाह को, या हम कहें इस घग्गर नदी के पाट को, घग्गर नदी के पाट को या तल को, पाट को या तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। किसको? घग्गर नदी के पाट प्रदेश को। ऐसे ही अब ये घग्गर नदी अपने साथ क्या लाई? जलोढ़ मृदा। तो हम क्या कहें? यहाँ जो है चिकनी उपजाऊ मृदा कौन सी है? ये चिकनी उपजाऊ मृदा कौन सी? जलोढ़ मृदा। उपजाऊ मृदा पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे काठी या बग्गी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? काठी या बग्गी कहते हैं। तो काठी और बग्गी क्या हो गई? काठी या बग्गी यहाँ पाई जाने वाली उपजाऊ चिकनी मृदा है, एक तरह से कहें जलोढ़ मृदा है। आई बात समझ? जब घग्गर नदी में बाढ़, मतलब जब वर्षा ऋतु आ जाती है, तो वर्षा के समय इसमें बाढ़ आ जाती है। वर्षा के समय क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो जब वर्षा बहुत होती है, बाढ़ आती है, तो ये बाढ़ कहाँ आती है? ये अनूपगढ़ में आ जाती है। कहाँ आ जाती है भाई? ये बाढ़ कहाँ आती है? अनूपगढ़ में आ जाती है। और जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो हम जानते हैं कि इसका जो अपवाह क्षेत्र है ये आपके फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में है, जहाँ इसको हकरा भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। इसकी एक शाखा है, क्या है भाई? घग्गर की एक शाखा है। इस शाखा का नाम है दृशद्वती। क्या नाम है भाई? दृशद्वती। ये जो दृशद्वती शाखा है ये कहाँ है? ये नौहर भादरा में स्थित है। कहाँ है भाई? नौहर भादरा में स्थित है। नौहर भादरा में स्थित है। ठीक है, तो ये तो मैदान है हमारा। कौन सा मैदान है दोस्तों? ये मैदान है घग्गर का मैदान। जो मुख्य नदी कौन सी है? घग्गर है। इसके पाट प्रदेश को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। जो उपजाऊ मृदा है उसको क्या कहते हैं? काठी कहते हैं। वर्षा के समय कहाँ बाढ़ आ जाती है? तो वर्षा के समय अनूपगढ़ में बाढ़ आ जाती है। और इसकी जो एक शाखा है उसे क्या कहते हैं? दृशद्वती, जो नौहर भादरा में क्या है भाई? स्थित है। आगे बात समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा मैदान है वो है अंतः प्रवाह। अंतः प्रवाह या हम कहें शेखावाटी मैदान। क्या है? अंतः प्रवाह या हम कहें शेखावाटी मैदान। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है अंतः प्रवाह या शेखावाटी मैदान। तो ये कहाँ है भाई? ये है आपके सीकर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू व उत्तरी नागौर। कहाँ है भाई? उत्तरी नागौर में ये विस्तृत है। उत्तरी नागौर में ये विस्तृत है। ठीक है, कैसा क्षेत्र? अंतः प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ क्या है? ये मुख्य रूप से बालुका स्तूप क्षेत्र है। कैसा है भाई? यह है बालुका स्तूपों से युक्त एवं बालू मैदान है। कैसा है भाई? बालू मैदान है। मुख्य रूप से कैसा है? बालुका स्तूपों से युक्त बालू मैदान है, जहां मुख्य रूप से कैसी मृदा पाई जाती है? रेतीली मृदा पाई जाती है। रेतीली मृदा पाई जाती है। और ये हमने बरखान जब पढ़ा था, हमने कहा था, उस वक्त बात की थी कि सर्वाधिक बरखान कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बरखान शेखावाटी में पाए जाते हैं। तो यही वो क्षेत्र है। ठीक है, हमें ध्यान रखना। यहाँ के जो प्रमुख नदी है वो है कांतली।
कौन सी नदी है? तो यहाँ प्रमुख नदी है वो है कांतली, कांतली नदी। और यहाँ जो इस कांतली नदी है इसके अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई? तोरावाटी। यानी कांतली के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कांतली के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। आगे बात सुनिए। अब ये जो बालूका स्तूप क्षेत्र है या हम कहें रेतीला मैदान है या जो शेखावटी मैदान है, इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें चूना युक्त शैल पाई जाती है, चूना युक्त शैलें पाई जाती है। और इन चूना युक्त शैलों में जब यहाँ आसानी से खुदाई हो सकती है तो एक कच्चे कुएं बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, कच्चे कुएं बनाए जाते हैं। इन कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इन कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में जौहड़ कहते हैं। क्या कहा जाता है? जौहड़ कहा जाता है। ऐसे एक और शब्द मिलता है जिसे कहते हैं बीड़। क्या कहा जाता है? बीड़। बीड़ क्या होते हैं? जो शेखावाटी क्षेत्र में चारागाह भूमि है, क्या है? चारागाह भूमि है। इन चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। चारागाह भूमि को क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। आगे बात समझो तो ध्यान रखना है। अंतःप्रवाह क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, चूरू, उत्तरी नागौर वाला क्षेत्र मुख्य रूप से क्या है? बालूका स्तूपों से युक्त क्षेत्र है, बालू मैदान है ये। रेतीली मृदा पाई जाती है, चूना युक्त शैलें पाई जाती है। मुख्य नदी कौन सी है? कांतली। और कांतली वाले अपवाह क्षेत्र क्या कहते हैं? तोरावाटी। यहाँ तोरावाटी भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है भाई? तोरावाटी भाषा बोली जाती है। ऐसे यहाँ कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, तो उन कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जौहड़ कहते हैं। और यह जो चारागाह भूमि है उनको क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। आगे से थोड़ा सा तेज चल रहा है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन हम ये जो पढ़ रहे हैं ये बहुत सफिशिएंट है, इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं आएगा। आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा भाग है वो है नागौर उच्च भूमि। कौन सा है भाई? नागौर उच्च भूमि। नाम में लिखा है इसमें क्या है? नागौर उच्च भूमि, यानी ऊपर उठा हुआ क्षेत्र। कहाँ पाया जाता है? तो देखो सबसे पहले हम बात करें नागौर में, उसके बाद में कहाँ पाया जाता है? तो अब एक नया आ गया डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन नया जिला बन गया, डीडवाना कुचामन। और अगर हम बात करें तो कहाँ? तो आंशिक अजमेर में इसका विस्तार है, आंशिक अजमेर में विस्तृत है। कौन सा भाई? नागौर उच्च भूमि। ठीक है, नागौर उच्च भूमि। उच्च भूमि है यानी हम कहें कैसा क्षेत्र है? ये पठारी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है भाई? पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र है तो इसके समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है भाई? तो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है 300 से 500 मीटर। कितनी है? 300 से 500 मीटर। आई बात समझे? तो ये कैसा क्षेत्र है? ये बंजर भूमि क्षेत्र है। कैसा है? यह है बंजर व रेतीला क्षेत्र। कैसा है भाई? बंजर व रेतीला क्षेत्र। यहाँ की मिट्टी कैसी है भाई? बंजर है। क्यों मिट्टी कैसी ज्यादातर बंजर है? कारण क्या है मिट्टी बंजर है? उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी में क्या है? यहाँ की मिट्टी में सोडियम की मात्रा अधिक है। किसकी मात्रा अधिक है भाई? सोडियम की मात्रा अधिक है। आगे बात समझे? मिट्टी में क्या है? सोडियम की मात्रा अधिक है। सोडियम की मात्रा अधिक है। क्या विशेषता है इसमें नागौर भूमि कि यहाँ तो हमें नमक युक्त झीलें दिखेगी। क्या मिलेगी भाई? नमक युक्त झीलें मिलेगी, नमक युक्त झीलें देखने को मिलेगी। और क्या मिलेगा? अंतः प्रवाह जल क्षेत्र मिलेगा, अंतः प्रवाह जल क्षेत्र मिलेगा। और क्या मिलेगा भाई? और हमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। क्या मिलती है भाई? छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। ये इसकी विशेषताएं। आदि इसकी क्या है भाई? विशेषताएं। आदि क्या है? इसकी विशेषताएं है। नमक युक्त झीलों की बात करें, कौन कौन सी नमक युक्त झीलें? तो हमें सबको पता है, सांबर है, खुद डीडवाना है, फिर कुचामन है, नावा है। ये सब क्या है? ये नमक युक्त झीलें तो है। ये सब क्या है? नमक युक्त झीलें। इसके अलावा यहाँ पे हमें अंतःप्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हमने इसके बारे में बात की।
इसके अलावा एक और क्या विशेषता है इसकी भाई, कि हमने कहा इसमें छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, लेकिन यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ एक तो पर्वतसर, ठीक है, पर्वतसर, उसके बाद बात करें कुचामन, कुचामन नावा, कुचामन नावा की पहाड़ियों के अलावा, पहाड़ियों के अलावा कहीं पहाड़ियां नजर नहीं आती, ये ध्यान रखना, के अलावा कहीं पहाड़ियां नजर नहीं आती, नजर नहीं आती, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पूरा नागौर उच्च भूमि क्षेत्र जो है अपने पहाड़ियों से घिरा हुआ, नहीं, ठीक है, केवल कहाँ, पर्वतसर, कुचामन, नावा आदि क्षेत्रों में हमें पहाड़ियां देखने को मिलती है, ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। आई बात समझे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कुबड़ पट्टी। क्या कहते हैं, कुबड़ पट्टी। क्या है कुबड़ पट्टी? देखो, नागौर और अजमेर के बीच में, कहाँ है भाई, नागौर और अजमेर के बीच में, ये पूरा क्षेत्र कैसा है, नमक युक्त क्षेत्र के बीच में, यहाँ पानी में किसकी मात्रा ज्यादा है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है, फ्लोराइड की मात्रा। जब फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं फ्लोरोसिस। क्या कहा जाता है, फ्लोरोसिस। इस फ्लोरोसिस की बीमारी में क्या होता है कि जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है, हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है और मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो ऐसे में उनके क्या निकल जाते हैं, कुबड़ निकल जाते हैं। अपने राजस्थान में है ऊंट, हम देखते हैं ऊंट के ऊपर एक कुबड़ होता है जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, थुम्बी कहते हैं, ठीक है। तो वो पूरा भाग ऐसे निकला होता है, वो उसका ऊपरी भाग है, वो तो उसके लिए प्राकृतिक रूप से बहुत उपयोगी है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर नमक की मात्रा ज़्यादा है, फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, उससे क्या होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। अब उनके भी क्या निकल आती है, ऐसे पीछे कंबर मुड़ जाती है, उनके भी कुबड़ निकल आ जाता है। आई बात समझ। तो देखो, कुछ हद तक फ्लोराइड हमारे लिए अच्छा है, हमारे दांतों के लिए, हड्डियों के लिए कुछ मात्रा में ये अच्छा होता है। इसलिए आपने देखो ऐड आती है, क्या आपके नमक में, सॉरी नमक में नहीं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, यानी कुछ मात्रा तक टूथपेस्ट में नमक जो है वो फायदेमंद होता है। लेकिन अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है, इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। और इसलिए इस पूरी पट्टी का नाम ही क्या रख दिया, कुबड़ पट्टी नाम रख दिया गया। कहाँ है भाई, नागौर से अजमेर के बीच में। कौन से भौतिक प्रदेश में या कौन से भाग में, तो आपके नागौर उच्च भूमि में। अगला भाग, अगला जो बेसिन है वो, या अगला जो हमारा मैदान है वो है गोडवार बेसिन। कौन सा है, गोडवार बेसिन या इसे हम कहें लूनी बेसिन। क्या कहते हैं भाई, इसे लूनी बेसिन भी कहते हैं। आगे बात सोचो, कहाँ पाया जाता है, तो देखो ये पाया जाता है कहाँ, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, इन जिलों में विस्तृत। क्या, गोडवार बेसिन कह दो या लूनी बेसिन, इन जिलों में इनका क्या है, विस्तार पाया जाता है। इसकी क्या विशेषता है कि मुख्य नदी कौन सी है भाई, लूनी नदी। लूनी नदी क्या है, मुख्य नदी। लूनी नदी मुख्य, लूनी जो है वो मुख्य नदी है, लूनी जो है वो यहाँ की मुख्य नदी है। ये जो लूनी नदी है ये अपने साथ बड़ी मात्रा में क्या लेके आती है, अवसाद लेके आती है। तो क्या होती है, अवसाद का जमाव होता है, और जब अवसाद का जमाव होगा तो इससे क्या बनेगा, जलोढ़ मृदा। तो इससे कैसी जमा होती है भाई, तो यहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाती है भाई, जलोढ़ मिट्टी, या मैं कहूँ यहाँ रेतीली जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है, रेतीली जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आगे बात सुनिए, ठीक है। यानी गोडवार बेसिन या लूनी बेसिन किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो यहाँ रेतीली जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो इस लूनी का जो अपवाह क्षेत्र है, इस लूनी का जो अपवाह क्षेत्र है, इस अपवाह क्षेत्र में हमें दलदली भूमि देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है भाई, दलदली भूमि देखने को मिलती है। इस दलदली भूमि को क्या कहा जाता है, नेहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेहड़ कहा जाता है। तो अपवाह क्षेत्र में लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र में जो दलदली भूमि है
इसे हम क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में, इसे स्थानीय भाषा में नेहड़ कहते हैं। और नेहड़ में क्या है, नेहड़ में लवणीय पादप पाए जाते हैं। कैसे पादप पाए जाते हैं दोस्तों, तो नेहड़ में लवणीय पादप देखने को मिलते हैं, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब ये जो क्षेत्र है इसको गोडवार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है, गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है, इसलिए इसको क्या गोडवार बेसिन भी कहते हैं। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बात समझे, ठीक है। तो लूनी बेसिन कहाँ है अभी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली में फैला हुआ। मुख्य नदी कौन सी है, लूनी। कई जगह आपको हम सीधी सी बात हम लिख सकते हैं इस बात में क्या, कि लूनी व उसकी सहायक नदी जैसे लीलड़ी, सूकड़ी, जोजड़ी, बांडी, खारी आदि नदियों ने मिलकर इस मैदान का निर्माण किया है। मुख्य नदी लूनी होगी। और ये नदियाँ जो अपने साथ लेके आती है क्या लाती है, अवसाद। तो कैसी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़। एक तरफ ये किसका भाग है, मरुस्थल का, तो इसलिए कैसी मिट्टी पाई जाती है, मुख्य रूप से रेतीली जड़। और जो लूनी का अपवास क्षेत्र है तो इसमें कैसी भूमि पाई जाती है, दलदली भूमि, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, नेहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, नेहड़। और नेहड़ में कैसे पादप पाए जाते हैं, तो लवणीय पादप देखने को मिलते हैं। और इसे गोडवार क्यों कहते हैं, क्योंकि यह गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। आई बात समझे। तो ये था दोस्तों अपना आज का टॉपिक, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हम कह सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हम कह सकते हैं, वो एक बार हम जरा देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु जो है एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाया झील है। प्लाया झील, प्लाया झील क्या होती है। प्लाया झील आप सबने देखा होगा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पहाड़ी, छोटे छोटे पहाड़ी भाग है, इसके बीच में यहाँ पानी एकत्रित हो जाता है। क्या होता है, जल एकत्रित होता है, अस्थायी झीलें बन जाती है। क्या बन जाती है, अस्थायी झीलें बन जाती है। उन अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है, प्लाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाया कहा जाता है। तो प्लाया झीलें क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित, मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित अस्थायी झील, स्थित अस्थायी झीलें। इन अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं, प्लाया झील कहते हैं। और हम जानते हैं कि जो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण हैं, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण हैं, वो पालीवाल ब्राह्मण जो है वो जल को रोककर झीलें बनाते हैं। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित झीलें, वो क्या करते थे, वो जल को रोककर झील बनाते थे। वो भी अस्थायी झीलें होती थी, झील बनाते थे। तो उन झीलों को क्या कहा जाता था, खड़ीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, खड़ीन कहा जाता था। और खड़ीन कहाँ है भाई, सबसे ज़्यादा जैसलमेर वाले एरिया में, ठीक है। खड़ीन कहा जाता था। और खड़ीन जो है वो किसके लिए, कृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था। किसके लिए इनका प्रयोग होता था भाई, कृषि कार्य के लिए इनका प्रयोग होता था। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं। एक इंपॉर्टेंट शब्द है, उसे कहते हैं थली। थली क्या है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में उठा हुआ भाग। क्या है भाई, मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंचा भाग, या हम कहें उठा हुआ भाग। क्या है भाई, उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, थली कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, थली कहते हैं। लेकिन अगर आ जाए शब्द तली, तो हम कहें मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, या हम कहें मरुस्थलों, बालुका स्तूपों के बीच, बालुका स्तूपों के मध्य, मध्य निम्न भाग जो, निम्न भूमि जो होती है, निम्न भूमि जो नीचे दबी हुई भूमि होती है। आई बात सुन, ऊंचा उठा हुआ भाग तो क्या कहलाता है, इस तरह जो भाग होता है उसको बोलते हैं थली। और जो दो मरुस्थलों के या दो रेत के टीलों के बीच में जो निम्न भूमि है, उस इस तरह कोई रेत का टीला है, इस तरह इन दोनों के बीच में ये जो निम्न भूमि है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको तली कहा जाएगा। क्या कहा जाता है, तली कहा जाता है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। ऐसे एक शब्द हमें देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं बाप बोल्डर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बाप बोल्डर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं बाप बोल्डर्स है क्या। तो बाप बोल्डर्स हिमानी निक्षेप है। क्या है दोस्तों, हिमानी निक्षेप।
यानी ऐसा एक भाग हमारे, ऐसा एक समय आया था हमारे मरुस्थल में कि यहाँ पर पूरे क्षेत्र पर हिम बर्फ ही बर्फ जम गई। उसका सबूत हमें कहाँ मिलता है? बाप क्षेत्र में। बाप क्षेत्र फलौदी पहले जोधपुर में था, तो वहाँ देखने को मिलता है। तो ये हिमानी निक्षेप है। कौन से काल का है? तो ये पर्मियन कार्बोनिफेरस काल का है। कौन से काल का है भाई? पर्मियन कार्बोनिफेरस काल का है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, पर्मियन कार्बोनिफेरस काल का है। क्या है? हिमानी निक्षेप है। पर्मियन कार्बोनिफेरस काल हिमानी। कहाँ पाया जाता है? तो अगर हम बात करें जोधपुर में, और अगर हम बात करें नवीन जिले में, तो वर्तमान में नवीन जिला अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा फलौदी में ये मिलता है। आगे बात सुने, तो बाप बोल्डर्स कौन से काल से संबंधित है? पर्मियन कार्बोनिस। हमने शुरू में पढ़ा था जब पश्चिम मरुस्थल की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि यहाँ जो है आपके पर्मियन कार्बोनिफेरस काल में टेथिस सागर था, पढ़ लिया था हमने। तो कैसे मिला? उसका एक साक्ष्य मिलता है बाप बोल्डर्स हिमानी निक्षेप। ऐसा ही एक मिलता है हमें भादुरा बोल्डर्स। क्या बोलते हैं इसको? भादुरा बोल्डर्स, भादुरा जमाव। ये भी क्या है? ये सामुद्रिक निक्षेप है। ध्यान रखें, ये वो तो क्या था? हिमानी निक्षेप। ये क्या है? ये सामुद्रिक निक्षेप है। कौन से काल से संबंधित है? ये पर्मियन काल से ही संबंधित है। पर्मियन कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है। कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है। कहाँ है? ये भी वही है। पुराना जिला गए तो हम जोधपुर, और वर्तमान की अगर बात करें तो फलौदी। वर्तमान में कहाँ? फलौदी। यहाँ ये पाया जाता है। आगे बात समझो, तो पुराना जिला आपके जोधपुर, वर्तमान में फलौदी है। क्या अंतर क्या है इस दोनों में? ये सामुद्रिक है। पहले बर्फ जमा थी, फिर बर्फ पिघल गई, तो समुद्र वापस अपने स्तर पर आया, तो फिर से वापस हमें, तो यहाँ क्या मिलता है? हमें गोल गोलाश में गुट्टिकाएं हैं, मतलब हम कह सकते हैं छोटे छोटे कंकर पत्थर, जो गोल गोल पत्थर है, वो जल के साथ इधर उधर मूवमेंट करते हैं, अफवाह करते हैं, तो उनका शेप गोल हो जाता है, तो वो मिलते हैं। तो वो हमें ये साक्ष्य है, ये सबूत पेश करते हैं कि हमारे यहाँ पहले समुद्र था, टेथिस सागर था। आगे बात सुनिए। तो ये था दोस्तों आज हमारा टॉपिक। ठीक है, थोड़ी सी लंबी क्लास हुई, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ने में अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। और ये मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो आज हमने पढ़ा है, इससे बाहर हमें कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हमने फटाफट बात की थी, एक बार फटाफट देखते हैं कि सबसे पहले किसने बांटा? वीसी मिश्रा ने कब? 1967 में 7 भागों में बांटा। ये 7 भाग थे। उसके बाद हमने बात की, रामलोचन सिंह ने कोशिश की, किताब थी इंडिया रीजनल ज्योग्राफी, 1971 में 2 मुख्य, 4 मध्यम और 13 गौण भाग। फिर हमने बात की एच.एस. सक्सेना साहब की, सक्सेना साहब ने 4 भागों में बांटा। फिर हमने बात की किसकी? पश्चिम मरुस्थल। ये हमने सबने देखा। इस टेबल को आप आराम से अपनी कॉपी में बनाएं, चाहे आप स्क्रीनशॉट लें, जैसा भी आपको ठीक लगे, ज़्यादा बेहतर, वैसे इसको ज़रूर अपने पास रखें। ऐसे हमने बात की पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की। इसमें मैं एक चीज़ और आपके साथ जोड़ना चाहूँगा, ध्यान रखें आप, अब लोग अब खुद इसे लिखें या कमेंट करें जो भी। इसमें पहले 12 जिले थे। कितने जिले थे? 12 जिले थे। बताई देता हूँ कौन कौन से 12 जिले। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, आपके नागौर, उसके बाद में जालोर, पाली, ये सारे जो जिले जो हैं इसके अंतर्गत शामिल थे। अब इसमें 3 नवीन जिले आ गए हैं। तो वर्तमान में इसमें कितने जिले हैं? वर्तमान में इसमें 15 जिले आते हैं। कितने जिले शामिल हैं भाई? वर्तमान में इसमें 15 जिले शामिल है। 3 नवीन जिले कौन कौन से आ गए? एक आ गया फलौदी। कौन सा आ गया भाई? एक फलौदी। दूसरा कौन सा आ गया? बालोतरा, बालोतरा। और तीसरा कौन सा आ गया? तीसरा आ गया डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। इन 15 जिलों में वर्तमान में ये फैला हुआ। फिर हमने बात की कि ये इसके 2 प्रदेश हैं, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर हमने बात की। ठीक है, उसके बाद हमने बात की शुष्क मरुस्थल क्या है, जो 0 से 25 वाला भाग है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कौन सा है? जो यहाँ अपने जहाँ बालू का स्तूप पूरे रेत के टीले ही पाए जाए। फिर हमने बात की एक एक इनके रेखीय वगैरह, रेखीय, बालू का स्तूप, बरखान वगैरह, इन सब के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।